hope you all are doing well. Today I am here again with another topic of Indian Contract Act 1872, that is effects of frustration. आप सब जानते हैं कि ये ऑलरेडी टॉपिक हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है ऑन द टॉप यू कैन सी आई बटन ऑफ वीडियो ऑफ लास्ट सेशन. So you can go and check out there what exactly this term frustration means. Doctrine of frustration क्या होता है. In short words, I'll here tell you simply कि frustration का मतलब कि ऐसी कोई भी impossibility जो during the time जब आप contract बना रहे हो तब नहीं आई है, बट लेटर ऑन जब उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड आया है उससे पहले ही जस्ट कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा इंसिडेंट इवेंट हो गया जिससे कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाना. और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कंप्लीटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, इसका क्या रोल होता है, ये सब हम ऑलरेडी उस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. सो आई होप एंड विश कि आप सब पहले वो सेशन देख कर आए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट सेशन. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है. अभी हमने ये बिल्कुल अच्छे से अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, डिस्चार्ज बाय दिस इम्पॉसिबिलिटी कैसे होता है. कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम में ही है तो वॉइड है, लेटर ऑन होके हुआ है तो हम उसको फ्रस्ट्रेट की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिससे कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर पाने में असंभव महसूस करते हैं एंड प्लस उसमें कोई भी किसी के ऊपर चार्ज नहीं लगा सकता. यही अभी तक हमने पढ़ा है. तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि फर्दर फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है. फ्रस्ट्रेशन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो गया है, इम्पॉसिबिलिटी अगर आ गई है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को किस नज़र से देखते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग विद इट, wherever the doctrine of frustration operates, जहाँ जहाँ पर भी जिस जिस सिचुएशन में डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है, द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकर्स ऑटोमेटिकली. कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया है, खत्म हो गया है, कैंसिल हो गया है. यू कैन नॉट कैरी दैट टर्म्स एंड दैट कंडीशंस फर्दर. फ्रस्ट्रेशन हुई, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिस्चार्ज्ड. राइट. So it says that frustration should not be self-induced. सबसे पहली इसकी सिचुएशन क्या है, कुछ ऐसी हमें बातें अब देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी कि अगर फ्रस्ट्रेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में हुई है, इम्पॉसिबिलिटी आई है, तो आपको सबसे पहले 3 बातें हैं जो चेक करनी ही पड़ेंगी. और वो क्या बातें हैं. द वेरी फर्स्ट इज कि फ्रस्ट्रेशन जो हुई है वो आप ही के द्वारा ना हुई हो. मतलब अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है तो उसमें पार्टीज का कोई भी रोल नहीं था. इम्पॉसिबिलिटी आने की वजह पार्टीज की कोई गलती नहीं थी. समझ में आई. सो फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड. दिस इज व्हाट इट सेज. The essence of frustration is that it should not be due to the act or election of parties. Parties के किसी act की वजह से ना हुई हो. Frustration should arise without the blame or fault on either side. किसी भी साइड की पार्टी के, whether it's A और B, किसी का भी फॉल्ट नहीं था. हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं लास्ट सेशन से ही. लास्ट सेशन में हमने किया था कि एक वुमेन है जिसने एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ का होल म्यूजिक हॉल कॉन्सर्ट के लिए बुक किया था. राइट. और लेटर ऑन जब वो कॉन्सर्ट होने ही वाला था जिस डे को, उस डे से पहले उसमें फायर हो गई. ओके. तो फायर लग गई, आग लग गई, इस वजह से वो कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया. तो इसमें ना तो उस वुमेन की गलती थी, ना ही उस पर्सन की गलती थी जिसका वो कॉन्सर्ट द हॉल था, म्यूजिक हॉल था. तो फॉल्ट किसी का भी नहीं था. रिलायंस कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन. यहाँ पर यही बात बोली गई है कि अगर सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन हो गई, किसी भी पर्सन के थ्रू अगर वो गलती हुई है, तो भैया आप ऐसी उस पर बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते. वहां पर फ्रस्ट्रेशन का तो सवाल उठता ही नहीं, वो तो एक पार्टी के द्वारा मिस्टेक की गई है. राइट. द सेकेंड थिंग हेयर इज फ्रस्ट्रेशन ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली. फ्रस्ट्रेशन खुद ही आ जाती है. जैसे ही इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई, द टाइम यू सर्च और यू गेट द नोटिस अबाउट इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली.
राइट. सो फ्रस्ट्रेशन जो होती है दैट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही खत्म हो जाता है irrespective of the individuals concerned. राइट. इंडिविजुअल्स कंसर्न ना हो, इसी वजह से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया है. दे डोंट पे एनी अटेंशन टू द इंडिविजुअल और द पार्टीज, देयर टेम्परामेंट, देयर फीलिंग्स, देयर इंटरेस्ट, नथिंग इज टेकन केयर ऑफ. Once the impossibility arises, frustration occurs. The legal effect of frustration should not depend on the intention of the parties. राइट स्टूडेंट्स, इट्स वेरी ब्यूटिफुल लाइन. यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा कानून कहता है वो ये कहता है कि लीगल इफेक्ट जो होता है फ्रस्ट्रेशन का, जिसमें बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो गया, तो उसमें आप कोई इंटेंशन नहीं देखते हो. अब सपोज कीजिए पार्टीज का मन ये भी हो कि कोई नहीं, हम इस इवेंट को लेटर ऑन जाकर कर लेंगे. नहीं, आपकी इंटेंशंस यहाँ पर नहीं देखी जाएंगी. जैसे इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप दोबारा से बना लो नया कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेपरेट थिंग. बट नाउ जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था आप उसमें बाउंड नहीं हो. ओके. देन द थर्ड थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन अराइज इसी सिचुएशन से होता है, इसी कंडीशन से होता है. तो थर्ड यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स. अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आने से कोई ऐसे राइट्स अराइज हुए हैं एक दूसरे की तरफ पार्टीज का, तो वो बात की गई है रेस्टिट्यूशन, जो कि सेक्शन 65 की भी बात है. रेस्टिट्यूट मीन्स गिविंग बैक वट एवर यू हैव रिसीव्ड. ओके, जो कुछ आपको मिला है उसको वापस दीजिए, गिव इट बैक टू द ओरिजिनल पर्सन. सो हेयर व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिसॉल्व्ड या डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, ठीक है ना, जब आपको पता लगता है कि इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, जैसे म्यूजिक हॉल में आग लग गई थी, कॉन्सर्ट नहीं हो पाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो गया, एग्रीमेंट वॉइड हो गया, वट. तो अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टी को कोई एडवांटेज मिली है पहले से ही अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, देन माई डियर स्टूडेंट सेक्शन 65 क्लियर लैंग्वेज में बोलता है दैट दैट पार्टी इज बाउंड टू रिस्टोर इट, रिटर्न इट, गिव इट बैक टू द पर्सन जिससे उनको ये एडवांटेज मिली है, टू द पर्सन फ्रॉम whom ही रिसीव्ड इट. तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो आप उसमें कोई इंजॉयमेंट इंजॉय नहीं कर सकते, एडवांटेज नहीं ले सकते. आपको वो तुरंत उसी पर्सन को वापस देनी है जिससे आपने वो चीज़ ली है या मिली है. राइट. सो दिस सेक्शन 65 जो कि रेस्टिट्यूशन की बात करता है, ये ध्यान में रखिएगा, डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में सेक्शन 65 एप्लीकेबल है. ये क्वेश्चन जुडिशरी में भी आया है कि डज दिस डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैरीज विद इट द राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन. येस, इट कैरीज विद इट. व्हाट इट सेज दैट the aforesaid section is not applicable in following two cases. सिर्फ ये दो केसेस हैं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है. कहाँ पर? where the parties knew that the contract is void at the time of making it. कि जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, अगर तभी उन्हें पता था कि कॉन्ट्रैक्ट तो भैया वॉइड ही है, तो तब तो आपको कुछ रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर एक पार्टी फिर भी दूसरे को एडवांटेज दे रही है, फिर वो तो बेवकूफ़ी है. ओके. एंड सेकेंड कंडीशन इज कि अगर बेनिफिट्स आर बीइंग पास्ड एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट दो अननोन टू द पार्टीज हैड ऑलरेडी सीज्ड टू बी एनफोर्सिएबल, कि चाहे पार्टीज को पता भी ना हो, लेकिन अगर किसी अदर रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं हो सकता कोर्ट में उसको आप लेकर जा ही नहीं सकते, तभी भी आप एडवांटेज नहीं मांगोगे दूसरे पर्सन की. राइट. कि सपोज यू आर इन एनी इलीगल एक्टिविटी, कोई इलीगल काम करना था वहाँ पर, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप एडवांटेज नहीं मांग सकते. अब जैसे उस म्यूजिक हॉल में कॉन्सर्ट करना था, दैट इज़ अ लीगल थिंग, और अगर उस म्यूजिक हॉल से पहले उनको कोई एडवांटेज मिली है उस वुमेन को, तो उसको वो देनी है दूसरे पर्सन को. बट अगर आप उस म्यूजिक हॉल में कोई ड्रग पार्टी करने वाले हो और एनीथिंग इलीगल, देन देयर इज नो रीजन और नो राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन अराइज. Okay students, so with this effects of doctrine of frustration, I hope you got this. This is very very important, and we'll meet you with another session in another class. Till then, stay tuned, keep watching, keep sharing.